आई एम उदय सर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ऑथर, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरीज, हिंदी एक्सप्लेनेशन and summary. The author अनीस जंग is an Indian writer. ये एक भारतीय लेखिका हैं और इनका जन्म 1944 में हैदराबाद में हुआ था। ये एक लेखिका भी थी, पत्रकार भी थी और वे एक कुलीन कवियों के परिवार से संबंध भी रखती थी। Her most noted work is Unwilling India, which was published in 1987. It was the story of women's life in India. इनका एक प्रसिद्ध जो है वर्क के रूप में अगर देखा जाए तो अनविलिंग इंडिया, इन्होंने जो एक किताब लिखी है, बहुत ही फेमस किताब है जिसमें कि इन्होंने भारतीय नारियों के विषय में बताया हुआ है। अगर हम अब इस लेसन के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अनीस जंग की किताब स्टोलन चाइल्डहुड का ये हिस्सा है जिसका प्रकाशन 2005 में इन्होंने किया था, जिसमें राइटर ने गरीब बच्चों के बारे में लिखा जिनका बचपन छिन जाता है, उनकी आज़ादी छिन जाती है, उनकी मासूमियत उनके चेहरे से गायब हो जाती है वर्कलोड के कारण, और वे जो है बाल मजदूरी जैसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जिनके कारण उनका बचपन उनसे पूरी तरह से दूर हो जाता है। ऐसे ही दो रोचक कहानियों का जिक्र जो है उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग में किया हुआ है, जिसमें कि लॉस्ट का अर्थ है खोना और स्प्रिंग से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों के बचपन से लिया गया है, अर्थात खोया हुआ बचपन। इस कहानी के दो पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो थीम है वह एक तरीके की ही है। पॉवर्टी और जो उसकी थीम है चाइल्ड लेबर, ये दोनों में एक सामंजस्य बैठा करके इस लेसन को लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से चाइल्ड लेबरिंग कराई जाती है और किस तरीके से गरीबी में जो बच्चे होते हैं उनको जो है चाइल्ड लेबर करना होता है। इनमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं साहिब आलम और मुकेश, इनमें एक अंतर भी देखने को मिलता है जिसे कि हम वीडियो के अंत में समझेंगे। इस लेसन की पहली कहानी है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इसके अंतर्गत राइटर ने एक रैग पिकर बॉय, कचरा चुनने वाले लड़के की कहानी को बताया है जिसका नाम साहिब आलम था। वह हर सुबह पास पड़ोस के कचरे के ढेरों पर जाता था और उनमें से उपयोगी वस्तुओं को चुनने का या बिनने का काम वो करता था। उसी दौरान उनकी मुलाकात राइटर से होती है और उनसे राइटर पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो साहिब वहाँ जवाब देता है कि मेरे पास इस काम को करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए मैं रैक पिकिंग करता हूँ, कचरा चुनने का काम करता हूँ। इस पर राइटर उनसे कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहिब कहता है कि मैं स्कूल कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास मेरे एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। उसी क्षण
राइटर जो है उस बालक से, साहिब से एक झूठा प्रॉमिस कर देती हैं और वो कहती हैं कि अगर मैं कोई स्कूल ओपन करूंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओगे? तो साहिब बहुत ही मासूमियत से जवाब देता है कि वह निश्चित रूप से पढ़ने आएगा और यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद राइटर को साहिब पुनः मिलता है। उनको देख करके साहिब तुरंत जो है राइटर के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आपका स्कूल कब ओपन हो रहा है, क्या वह खुल चुका है? तो इस पर राइटर को बड़ी ही ग्लानि होती है, गिल्टी फील करती है, वो अफसोस महसूस करती हैं कि उन्होंने तो साहिब से केवल एक झूठा प्रॉमिस किया था और उनका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है। तो उसी समय उन्हें यह भी एहसास होता है कि जिस प्रकार से मैंने एक झूठा प्रॉमिस इस गरीब बच्चे से किया है, ऐसे ही प्रॉमिसेस बहुत से लोग इन रैग पिकर बॉयज से या इन गरीब बच्चों से कर देते होंगे। इसके बाद राइटर साहिब को उसका नाम पूछती है तो वह बताता है साहिब आलम। इस पर राइटर सोचने लगती है कि अगर मैं इस बच्चे को इसके नाम का अर्थ बता दूं तो उसे यह एहसास होगा कि जिस प्रकार का वह जीवन जी रहा है उसका नाम उसके ठीक विपरीत है और उसे यह एहसास होगा कि वह उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारे संसार का राजा। अब राइटर सोचने लगती हैं कि साहिब जैसे गरीब बच्चे दिन भर कूड़ेदान से कचरा चुनते हैं और शाम को वे गुम हो जाते हैं, अर्थात अपने इधर उधर घरों में जो है चले जाते हैं। जैसा कि साहिब के साथ उस समय और भी बच्चे थे, तो उनसे वो पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि मेरी मां मेरे लिए चप्पल लेकर के ही नहीं आई है। तो उसी बीच दूसरा बच्चा कहता है अगर लेकर के भी आती तो इट्स आवर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, यानी कि नंगे पांव रहना हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, हम हमेशा बिना चप्पल के ही घूमते हैं। यहां पर बच्चों द्वारा जो सिली और मासूमियत को दर्शाने वाले जो जवाब दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं वे अपनी पॉवर्टी को जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनकी गरीबी ही उनका यह यथार्थ है। इट्स अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट। जबकि राइटर को यह बात भली भांति पता थी कि वे बच्चे बहुत ही गरीब हैं और वे चप्पल जैसी महंगी चीज़ों को वहन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी दौरान अनीस जंग को एक उडुपी के रहने वाले एक आदमी के द्वारा बताई गई स्टोरी का स्मरण होता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उडुपी जो है एक दक्षिण कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है जो हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वहां की एक कहानी जो है राइटर को याद आती है, जिसमें कि वहां एक गरीब पुजारी का लड़का मंदिर के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता है कि उसे एक जोड़ी जूता प्राप्त हो जाए। अपनी बचपन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह जो है ईश्वर के सामने खड़े होकर के ऐसी प्रार्थना करता है और उसकी जो प्रार्थना है, फाइनली जो उसकी विश है वह पूरी भी हो जाती है
और उसे जो है शूज मिल जाते हैं। और अब उसके साथ साथ वहां पर रहने वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी के पास जूते हैं, अच्छे यूनिफॉर्म्स भी हैं पहनने के लिए, क्यों करके उनकी विश पूरी हो गई है। आज वे खुश हैं। लेकिन राइटर सोचती हैं कि साहेब जैसे बच्चे बहुत ही गरीब हैं, इनकी विशेष पूरी करने वाला कोई नहीं है और ना ही इनके पास इतना पैसा होता है कि वे स्वयं जूते खरीद सकें। इसलिए वे बेयरफुट नंगे पांव जो है रहते हैं। यह सोच करके राइटर को बड़ा ही बुरा महसूस होता है, आत्मग्लानि होती है, गिल्टी फील होती है गरीब बच्चों को लेकर के। इसके बाद राइटर साहेब के बारे में बताती हैं कि साहेब मूल रूप से ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां का रहने वाला है। ढाका में उनका जो घर था, जहां वे खेतीबाड़ी किया करते थे, तूफान आने के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई थी। उनके पास खाने पीने की कोई सामग्री नहीं बची थी, जिसके कारण वे यहां इस बड़े शहर में, दिल्ली के समीप सीमापुरी इलाके में बस गए थे और यहां पर वे छोटा मोटा काम करने लगे थे। और साहेब जैसे ही कई लोग उस दौरान, अर्थात कि 1971 में बांग्लादेश से यहां आए थे। साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। वे 30 वर्ष से ज्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के भारत के इस शहर में रह रहे थे, किंतु इतने दिनों में उनके पास में राशन कार्ड आ गया था, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया था, जिनसे वे अपना अनाज भी खरीद पाते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्हें पहचान से ज्यादा राशन कार्ड का प्रयोग अपनी जीविका चलाने के लिए वे करते थे। उसके लिए वो ज्यादा उस राशन कार्ड को महत्व देते थे, क्योंकि सीमापुरी के आसपास उत्तर जीविका का अर्थ होता है कूड़ा बिनना, अर्थात वे सीमापुरी के इलाके में ही रह करके कूड़ा बिनने का काम करते थे। और कूड़ा ही, अगर देखा जाए उनके अर्जियन के अर्थों में देखा जाए, तो कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है और यही उनकी रोजी रोटी भी है। और वहीं साहेब जैसे बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो यह एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती थी, क्योंकि कि उनका यह मानना था कि इन कचरों में ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं उनको कभी कभार जो है 1 रुपए मिल जाते थे, 10 रुपए मिल जाते थे। इसलिए वो एक कार्य के रूप में, एक आनंद के रूप में लेते थे, जबकि उनके गार्जियन उसे एक जीविका का एक साधन मानते थे। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद जब विंटर का मौसम आया, जाड़े का मौसम आता है और वे फिर एक बार साहेब से मिलती हैं, तो इस बार साहेब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। बचपन की जो मासूमियत और जो एक केयरफ्री नजरिया जो साहेब का था पहले, वह अब उसमें नजर नहीं आता है। जैसा कि पहले वह अपने कंधे पर एक प्लास्टिक की बोरी लेकर के घूमा करता था कचरा बीनने के लिए, लेकिन अब उसके स्थान पर उसके कंधे पर एक स्टील का कनस्तर है, चाय रखने वाला, जो वजनी था उस कचरा रखने वाली प्लास्टिक की बोरी की अपेक्षा। अब साहेब स्वयं का मालिक नहीं रह गया था। अब वह एक चाय की दुकान पर 800 रुपए में काम करता था, जहां पर साथ में उसे खाना भी दे दिया जाता था। क्योंकि अब वह स्वयं का मालिक नहीं था, इसलिए उसके चेहरे पर
पहले जैसी हंसी, मासूमियत, बचपन या एक केयरफ्री लुक नहीं रहता है। अर्थात यहां पर उसका जो बचपन है, उसका जो चाइल्डहुड है, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण पूर्ण रूप से छिन जाता है, जिसको लेखिका द्वारा यहां पर बताया गया है। स्प्रिंग के सेकंड स्टोरी की बात करें, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। यह स्टोरी है मुकेश की, जिसका परिवार बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है और वे जो है फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के लिए एक प्रसिद्ध शहर है, में रहकर ये कार्य करता चला आ रहा है। और इनकी फैमिली में चूड़ियाँ बनाने का जो कार्य है, इसके अलावा दूसरा कार्य किसी को कुछ नहीं आता है, ना ही उन्होंने सीखा, और वे सिर्फ बैंगल मेकिंग का कार्य ही जानते हैं। और बैंगल मेकिंग के कार्य के कारण वे बहुत ही विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन में वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुकेश का जो घर है वह भी बहुत छोटा है, क्योंकि उनका पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में का कार्य करता है और उन्हें अंधेरी कोठरियों में धुएं के बीच उच्च तापमान में कार्य करना होता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में मुकेश को भी कार्य करना पड़ता है। उसका परिवार कई पीढ़ियों से यह कार्य करता आ रहा है, इसलिए उसके परिवार के कई सदस्यों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, क्योंकि उन्हें इतनी डार्कनेस में कार्य करना होता है, अंधेरी कोठरियों में और हेज के बीच। इनफैक्ट यह कहें कि उनकी आंखें अब अंधेरे में काम करने की आदी हो गई, उजाले की अपेक्षा। अब जब राइटर मुकेश की फैमिली से मिलती है, उनसे बात करती हैं, तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वह कहती हैं कि इट इज़ हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, उनके भाग्य में ही चूड़ी बनाना लिखा हुआ है और ईश्वर ने उन्हें इसी कार्य को करने के लिए भेजा है या उनका जन्म दिया है, जिसे कि वो तोड़ नहीं सकते। इससे राइटर को ये आभास होता है कि वे लोग बहुत ही रूढ़िवादी हैं और बहुत ही पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, जो यह मानते हैं कि यह कार्य भगवान ने उनके लिए डिसाइड किया हुआ है, इसलिए वे दूसरा कोई काम करना ही नहीं चाहते। वहीं ग्रैंड मदर, जो मुकेश की दादी माँ है, के पास एक छोटी लड़की गुलाबी वस्त्र पहने हुए बैठी थी, जिसका नाम सविता था। वह भी बैंगल मेकिंग में अपनी दादी की मदद कर रही है। कांच की चूड़ियों में वो भी जो है दाग देने का काम कर रही है, उसको चिपकाने का काम कर रही है, क्योंकि उसे भी आगे चल करके चूड़ियाँ बनाना है। राइटर वहां सविता को लेकर के यह सोचने लगती है कि क्या वह, अर्थात सविता, चूड़ियों की पवित्रता की समझ को रखती है, जानती है कि आगे चल कर के ये चूड़ियाँ उसके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि यह भारतीय स्त्री के सुहाग का भी प्रतीक है। एक दिन उसकी शादी होगी, उसका सिर घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी और वह एक दुल्हन बन जाएगी। और जब राइटर घर के बड़े बुजुर्गों से बात करती है, तो उनमें से एक बोलते हैं राइटर को कि मुझे सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही आता है, इसके अलावा मैंने कोई कार्य नहीं सीखा है और मैंने इतने सालों से अपने फैमिली के लिए यही कार्य किया है।
और इस कार्य को करते हुए मैंने अपने परिवार के लिए एक घर भी बना लिया है। तो जब वह इस बात को कहता है और बहुत ही प्राउडली कहता है, जैसा कि उसे एक गर्व महसूस होता है घर बनाने को लेकर के, तो राइटर को इस बात को जान करके एक आश्चर्य होता है कि वे गरीब लोग हैं और उनके लिए घर एक बहुत ही अहमियत वाली चीज है और घर को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद राइटर उन्हें कहती है कि आप लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो, ताकि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आपको मिल सके, अगर आप सरकारी समूह बनाएंगे तो इसके जवाब में वे कहते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो बड़े लोग या पुलिस द्वारा हमें ही फंसा दिया जाएगा और हम न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और एज ए क्रिमिनल हमें जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी बात सुनकर राइटर को दो अलग अलग संसार दिखाई देने लगते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जाति के कलंक से दबा हुआ है, और दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों और राजनेताओं के कुचक्र में फंसा है और केवल अपनी जीविका चलाने को ही महत्व देता है और 2 वक्त की रोटी को ही अपना उद्देश्य मानता है। इस बीच कहीं न कहीं मुकेश जैसे बच्चों का बचपन छिनता जा रहा था। मुकेश वहीं पर कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और जब भी उसे मौका मिलेगा वह गैरेज में काम करना सीखेगा और मैकेनिक बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर यह स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अब इस दोनों कहानियों की समरी की बात करें, सारांश की बात करें, तो दोनों स्टोरीज के माध्यम से राइटर कहती हैं कि दोनों की लाइफ, साहेब और मुकेश, दोनों की लाइफ डिफरेंट है, फिर भी दोनों में पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर को ही दर्शाया गया है। और क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम थी, तो उनमें अंतर क्या था। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब में आप लिखेंगे कि साहेब ने अपने आप को गिव अप कर दिया था। उसका यह मानना था कि उसे अब टी स्टॉल पर ही जॉब करना है और वह अपने ड्रीम्स को पूरा करना नहीं चाहता है, जबकि मुकेश, जो कि एडवर्स कंडीशन में वर्क करता था, उसकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, फिर भी वह यह ड्रीम रखता था कि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो ये थी इन लेसन की दोनों कहानियों का सारांश। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।